संख्या का माध्य निकालना है जो लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों लास्ट को जोड़ देना है, 2 से भागा दे देना है। तो 3 गुआ एगो 4 गुआ 4/2 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लगातार सम संख्या का कहता है, तो लगातार सम संख्या कहता है तो 2 4 6 8 होगा, 8 10 होगा, यहाँ तक है तो यहाँ तक है। चलिए तो हम दोनों को जोड़ देंगे या 2 से भागा दे देंगे, दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे। तो 12 गो आ 2 गो 14 गो, 12 गो आ 2 गो 14 गो, 14/2 बराबर 7। यानी एक बात आप समझ जाइएगा, अगर लगातार कोई संख्या बढ़ रहा है या लगातार कोई संख्या घट रहा है, उसका माध्य पूछता है तो कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। कंप्लीट। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। देखिए किसी भी घटना की प्रयोगिता नहीं होती है, कब नहीं होती है, जब वो 0 से छोटा हो जाए तब, या फिर 1 से बड़ा हो जाए तब। इसका मतलब है 0 से छोटा में माइनस में हो जाए, -2 या -1/2, -3/4 या -5/6 ये हो जाए तब, या 0 से बड़ा होने का मतलब है कि आपका 2 हो जाए तब, या 1.3 हो जाए तब, 4/3 हो जाए तब, 7/2 हो जाए तब। इस तरह से कोई संख्या रहेगा तो ये किसी भी घटना का प्रयोगिता नहीं होगा। सवाल मन में आया है कि घटना का प्रयोगिता कब हो सकता है, तो या तो वो 0 होगा तब, या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा तब, या फिर 1 के बराबर होगा तब। तो घटना की प्रयोगिता 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0.1 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.456 हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि घटना के प्रयोगिता 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, 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 या फिर 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर क्या होगा 1 से छोटा होगा, 1 से क्या होगा छोटा होगा बस। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। आइए आगे का सवाल आपसे पूछ रहा है, एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रयोगिता क्या होगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक पासा फेंकने पर संभव परिणाम कितना होगा। तो हम जानते हैं पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। तो संभव परिणाम यहाँ से यहाँ तक है। कह रहा है 3 आने की प्रयोगिता, तो देखेंगे 3 के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। मतलब अभी तो आप देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और तुरंत दान महाकल्याण करना है तो तुरंत जैसे चिस्कारी मारिएगा वैसे काम हो जाएगा। देखिएगा की प्रयोगिता थे 3, देखिए कई बार है, 1 बार है, कुल संभव परिणाम कई हुआ तो 6 होगा, तो 1/6 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1/6 होगा। चलिए आपका सही जवाब है 1/2 है, 1 2 3 तो 3/6। कुल सम संख्या 3 गो है, कुल संभव परिणाम 6 गो है, तो 3/6 कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। अगर यही विषम संख्या आपसे पूछ लेता है तो देखिए विषम कै गो है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 गो है, 3 और कुल संभव परिणाम 6, तो 1/2 इसका भी वैल्यू हो जाएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि 6 से कम आने की प्रयोगिता, तो 6 से कम देखिए कै गो है, उसके बटा 6 कर दीजिए, 5/6 हो जाएगा। कहेगा 6 से अधिक आने की प्रयोगिता, तो देखिए 6 से अधिक आने की कोनो संभावना नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ठीक पूछ लेता है कि एक पासा फेंकने पर भाज्य संख्या कितनी होगी, भाज्य संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगी, या अभाज्य संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या कै गो है, 1 2 3, 3 गो अभाज्य संख्या है, तो 3/6 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा। कह रहा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या देखिए कितना है, 1 है और 1 कितना है 2 है, तो 2/6 हो जाएगा, 2/6 तो 1/3। कहिएगा एक ना तो आपका भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, इसलिए 1 का ना तो भाज्य में हम काउंट करेंगे और ना ही अभाज्य में काउंट करेंगे। यहाँ तक परफेक्ट हुआ। आइए हम लोग आगे तरफ बढ़ते। चलिए cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो cos 60 डिग्री +1 है तो 1/2 + 1 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और -1 है तो -1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। चलिए क्रियाक्रम कर लीजिए। इसका जब लघुत्तम लीजिएगा तो 1 + 2, 1 + 2/2 और नीचे वाला हो जाएगा 1 और -2 और बट्टा क्या हो जाएगा 2, 1 - 2/2। चलिए जब इसका क्रियाक्रम कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 अब बट्टा हो जाएगा -1/2, -1/2। इसका क्रियाक्रम करने पर 3/2 और इंटू 2/-1, 2/-1, 2 से 2 कट गया और 1 से कटाइएगा तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3, इसका वैल्यू -3 होगा। कितना होगा बबुआ जी -3 इसका वैल्यू होगा। अब आ रहा है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। चलिए जैसे tan 30 डिग्री बराबर जब आपका होता है, tan 30 डिग्री बराबर आपका होता है 1/√3, समझे। आज जैसे 45 पर आइएगा ना तो 45 वाला 1 ले लेगा और 60 पर जाइएगा तो √3 ले लेगा
90 पर जाइएगा तो एक पास कुछ नहीं बचेगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिएगा हम आपको एक बात बता दें कि साइन जो होता है साइन कॉस का पूरक है, साइन कॉस का पूरक है, साइन कॉस का पूरक है, टैन कॉट का पूरक है, टॉन किसका पूरक है, कॉट का पूरक है, टैन कॉट का पूरक है, और एक जो है कौशिक जो है ये से का पूरक है। से का पूरक कहने का मतलब है कि यानी साइन कॉस अगर वैल्यू जोड़ने पर थीटा का वैल्यू जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो समझो कि दोनों का वैल्यू बराबर है, और टैन कॉट के जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो दोनों को समझो कि दोनों का बराबर है, और कौशिक से के जोड़े तो समझो कि दोनों का बराबर है। अब देखिएगा ये साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री है, या तो साइन को कॉस में बदल लो या कॉस को साइन में बदल लो। अब देखिएगा ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं, देखिएगा साइन 18 डिग्री आप ही बताइए कि कॉस कितना लिख सकते हैं हम लोग, या 18 डिग्री घटाने के बाद में 90 में से 18 घटाइए तो डायरेक्ट 72 हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। कॉस 72 डिग्री बटा क्या हो गया, कॉस 72 डिग्री। अब 72 से 72 कटा लीजिए, 1 बच जाएगा, मतलब कि कॉस 72 से कट गया, 1 इसका वैल्यू हो गया। कहिए हमको नहीं समझ में आया, ऐसी बात नहीं। देखिए साइन 18 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाइएगा कि 18 आएगा। अरे भाई 90 में से कितना घटेगा कि 18 आएगा। आप कह सकते थे कि साइन 90 डिग्री 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 72 डिग्री घटाइएगा तो साइन यानी साइन 18 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बट्टा तुम्हारा कितना है, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री तो कॉस 72 डिग्री लिख लीजिए। अब देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस 72 डिग्री, कितना हो गया, कॉस 72 डिग्री बट्टा में कॉस 72 डिग्री, दोनों कट गया, वैल्यू 1 हो गया। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब देखिएगा 90 में से थीटा कट रहा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, जितना घटेगा उतना ही कॉस लेकर के भाग जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यही आ जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों भाई, साइन कॉस एक दूसरे का पूरक है, क्यों होगा भाई, साइन कॉस एक दूसरे का पूरक है। अब देखिएगा एक बात और देखिएगा, अब आपका हो गया क्या, कौशिक, तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्यों भाई, कौशिक सेक का पूरक है, कौशिक किसका पूरक है, सेक का। अगर यही कहते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कौशिक थीटा, क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये इसका पूरक है, ये इसका क्या है, पूरक है। और यहाँ पे देखिएगा एक और बात आता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये कहिएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये एक दूसरे का पूरक है। आपको बताया गया था साइन का पूरक कॉस है, और कॉसे का पूरक सेक है, और टेन का पूरक कॉट है। तो इस तरह से आपका काम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे कह रहे साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस थीटा का वैल्यू हमको चाहिए। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 3/4, 3/4। तो 3/4 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, आधार। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे, आधार बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर हम जब चलिएगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर, और 3 है तो 3 का स्क्वायर। देख लीजिएगा 4 चौको 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 रूट 7 बच जाएगा। कितना बच गया, रूट 7। तो आपका किसका वैल्यू निकालिए आप, आधार का वैल्यू, किसका वैल्यू आया, आधार का। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा यानी कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आधार बटा कर्ण। तो रूट 7 बटा कितना हो जाएगा, रूट 7/4 हो जाएगा। देखिएगा ऐसे हिसाबों में क्या करता है कि एक वैल्यू देकर के दूसरे का वैल्यू कहता है निकालने के लिए, तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। पहले देखिए कि दिया कितना है, निकालना किसको है। अब देखिएगा पूरा झंझट जो होता है आधार लंब कर्ण पर होता है, किस पर होता है, आधार लंब और कर्ण पर होता है। आधार लंब और कर्ण हो तो हम किसी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर तीनों नहीं हो तो तीनों को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद किसी का भी वैल्यू हम। त्रिज्या जो है 3 cm है, त्रिज्या कितनी है, 3 cm है। और साथ ही साथ ओपी देखिए कौन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओपी जो है 5 cm है, कितना है, 5 cm है। तो कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, स्पर्श रेखा पीटी है, स्पर्श रेखा पीटी, स्पर्श रेखा की लंबाई कर रहे ज्ञात करने के लिए, स्पर्श रेखा की लंबाई कर रहे ज्ञात करने के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण माना जाता है। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया है, लंब निकाली जाए, कहानी समाप्त हो गया। तो पीटी बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर ओपी स्क्वायर बना हुआ टीओ स्क्वायर। अब देखिएगा
ओपी का वैल्यू 5 है तो 5 cm का होल स्क्वायर आप कर लेंगे, 5 cm का होल स्क्वायर कर लेंगे। और ओटी का वैल्यू आपका 3 cm है तो 3 cm का होल स्क्वायर कर लेंगे। और देखिएगा दोनों का होल स्क्वायर करने के बाद वैल्यू कितना आता है, 5 25 आ जाएगा, √25 cm स्क्वायर आ जाएगा। √25 cm स्क्वायर घटा 9 cm स्क्वायर, 25 में से 9, 25 cm स्क्वायर में से 9 cm स्क्वायर घटाइएगा, 16 cm स्क्वायर बच जाएगा। और √16 cm का वैल्यू हो जाएगा 4 cm। कहानी आपका समाप्त हो गया, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई आपका ये हुई। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या करता है, कभी 1 दे देता है, 2 देता है और 1 मिसिंग रहता है, आपको कहता है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल लगा करके और काम कीजिएगा और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आप लोग आगे की तरफ बढ़िएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है क्या कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा आपस में बराबर होती है, ठीक है। चलिए जी, सवाल नंबर 70 में देखिएगा, कह रहा है क्या कि 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग इसके पूरे फंडा को ही समझ जाते हैं। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, किसका अनुपात, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, और हमसे अगर व्यास का अनुपात पूछता, ठीक है, तो 2r अनुपात 2r हो जाता। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, r अनुपात r, यानी त्रिज्या का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात रह जाता। कब, जब व्यास का अनुपात पूछता तब। व्यास का अगर हो गया, परिधि की अगर चर्चा करता, किसकी चर्चा करता, परिधि की, तो परिधि पर थोड़ा गौर कीजिएगा। 2πr इधर हो जाएगा और 2πr इधर भी हो जाएगा, 2πr इधर 2πr इधर, 2π से 2π कट गया, आपका r अनुपात r हो गया। इसका मतलब है जितना त्रिज्या का अनुपात है उतना ही व्यास का अनुपात होगा और उतना ही परिधि का अनुपात होगा। लेकिन थोड़ा क्षेत्रफल पर गौर करते हैं, तो क्षेत्रफल पर आपका गौर करने के बाद पता चलता है कि πr² इधर और अनुपातिक वैल्यू πr² इधर, यानी पाई से पाई तो आपका कट गया, r² बच गया और r² बच गया, r² अनुपात r²। इसका मतलब है कि त्रिज्या का वैल्यू जब 3:4 दिया है तो क्षेत्रफल का वैल्यू हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब एक बात तो हमको पक्का समझ में आ गया है कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, परिधि का अनुपात पूछे तो बिल्कुल त्रिज्या का अनुपात ही होगा, व्यास का अनुपात पूछे तो भी बिल्कुल त्रिज्या का अनुपात ही होगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की चर्चा करें तो क्या होगा, उसके वर्गों का अनुपात हो जाएगा। इसमें आपको घुमा फिरा करके पूछता है, कभी कभी क्या करता है कि क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, कहता है व्यास का अनुपात ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो पहले त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। r² बराबर अगर 9 है तो r बराबर 3 हो जाएगा, r² बराबर अगर 16 है तो r बराबर हमारा 4 हो जाएगा। और वहाँ से जिसको निकालना है, जिसका अनुपात निकालना है, आराम से निकालिए पसंद से। आगे तरफ बढ़िए। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा। पसंद से देखिएगा, परिधि बराबर 2πr हो गया, क्षेत्रफल बराबर πr² हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिएगा πr इधर, πr इधर, 2 बार में से 1 बार निकल गया, 2 बराबर कितना बच गया, r भाई, लीजिए भाई, r बराबर 2 होगा, r बराबर क्या होगा, 2 होगा। चलिए ठीक है, आगे तरफ। यह कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो उसके न्यून पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले त्रिज्या कितना था, तो r था, अब त्रिज्या कितना हुआ होगा, तो kr हुआ होगा, ठीक है। अब प्रभाव क्या पड़ेगा, तो k गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k गुना। ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 रखते हैं तो 2 गुना हो जाएगा, 3 से 3 गुना, 4 पे 4 गुना, 5 से 5 गुना, मतलब त्रिज्या पर प्रभाव वही पड़ेगा जितना से आप गुना करेंगे। ये तो पक्का है। व्यास पर देखिएगा, पहले हमारा व्यास 2r था, अब हमारा k2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k2r, यानी व्यास पर भी k गुना प्रभाव पड़ा, व्यास पर भी कितना गुना प्रभाव पड़ा, k गुना प्रभाव पड़ा। परिधि पर ध्यान देते हैं तो पहले हमारा 2πr था, क्या था, 2πr था, अभी जो हो गया 2kπr हो गया, 2kπr हो गया, यानी k गुना यहाँ पर भी प्रभाव पड़ा। कितना प्रभाव पड़ा भाई, तो व्यास पर भी यानी परिधि पर भी k गुना पड़ा, परिधि पर भी कितना गुना पड़ा, k गुना पड़ा। अगर हम क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो पहले हमारा πr² था, लेकिन k गुना करने के बाद कि पाई kr जो था ना, तो kr का होल स्क्वायर कर लीजिएगा भाई, तो हमारे पास क्या हो गया, पाई हो गया, r² हो गया और k² हो गया, यानी k² गुना प्रभाव पड़ेगा। कितना, k गुना करने पर k² गुना प्रभाव पड़ेगा। और वह कहाँ प्रभाव पड़ेगा भाई, कहाँ प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अगर 2 करते तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, 5 करते 50 25 गुना हो जाएगा, 6 करते 6 36 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब व्यास हमारा 28 cm है तो त्रिज्या हमारा 14 cm हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh, क्या होता है भाई, 2πrh। ध्यान से सुनिएगा, 2πrh होता है तो 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7, r का वैल्यू 14 cm तो 14 cm,
और एच का वैल्यू 20 cm, तो 20 cm गुना कर लिए, 7 दूना 14 2 बच गया, और इसको ऊपर वाला में गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में 22 से गुना कीजिएगा, 8 दूना 16 के सब हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 1 से 76 पर एगो 0 हो जाएगा, ये cm² हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर आप चर्चा करते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, यानी 2 पाई आर कोष्ठ आर प्लस एच होता है। आर प्लस क्या होता है? एच होता है। चलिए 2 के जगह पर 2 रखिए, पाई के जगह पर पाई का वैल्यू रख लीजिए, आर का वैल्यू 14 cm है तो 14 cm रख लीजिए, फिर आर का वैल्यू 14 cm और एच का वैल्यू 20 cm तो 20 cm। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 7 दूना 14 2 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 4 दूना 8, 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 88 हो गया। और बीच में आपका बच गया 20 14 34, 20 14 34, 34 में 88 से गुना कर लीजिए, जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा आराम से। चलिए अगर हम लोग 88 से 34 में गुना करेंगे तो 2992 आएगा। ये cm² आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जब आयतन की चर्चा करते हैं तो थोड़ा आयतन पर गौर कीजिएगा। बेलन की आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के जगह पर 22/7 लिख लीजिए, आर का वैल्यू 14 गुने 14 हो जाएगा, 14 गुने 14 हो जाएगा, एच के वैल्यू 20 है तो 20 हो जाएगा गुना में। आप पसंद से इसका काम कर लीजिए भाई। 7 दूना 14 2 आपका हो गया, ठीक है, और गुना कर ले 14 दूना 28, 28 दूना 56, 14 दूना 28, 28 दूना 56, और 56 में 22 से गुना करके एगो 0 बैठा लीजिएगा, 12,320 cm की हो गया। किसका? इसका आयतन। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कह रहे समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों के आयतन की ऊंचाई जो है 9 अनुपात कितना है? 16 है। आयतन के अनुपात आपका दिया हुआ है 9 अनुपात 16 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर कुल क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो भी हम निकाल देते, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो भी हम निकाल लेंगे। देखिएगा ये कहना क्या चाहता है कि आयतन के अनुपात कहने का मतलब है कि पाई आर स्क्वायर एच इसका भी था और पाई आर स्क्वायर एच इसका भी था, लेकिन ऊंचाई जो इसका बराबर है तो ऊंचाई से ऊंचाई तो आपका कट गया, अब पाई से पाई भी कट गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 4, यानी त्रिज्या का अनुपातिक वैल्यू 3:4 हो जाएगा। अनुपातिक वैल्यू कितना हो जाएगा? 3:4। तो कह रहा है क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू कितना होगा? तो कोई बात नहीं है भाई, 2 पाई आर एच इधर भी होगा, 2 पाई आर एच इधर भी होगा और 2 पाई आर एच इधर भी होगा। आपको पता है कि 2 पाई और एच बराबर है, तो 2 पाई और एच बराबर है तो कट जाएगा, सीधे आर अनुपात आर हो जाएगा। आर अनुपात क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर अनुपात क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आप देख करके बताइए आर अनुपात आर का वैल्यू कितना निकाले थे? 3:4, बस यही आपका वैल्यू हो जाएगा। संचयी बारंबारता का वक्र जो होता है त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र जो होता है संचयी यानी संचयी बारंबारता का वक्र त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र जो है त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र जो है त्वरण कहलाता है। आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? देखिएगा वर्ग चिन्ह बराबर कुछ नहीं होता है। वर्ग चिन्ह बराबर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2 हो जाता है। देखिएगा अगर किसी भी बारंबारता का वर्ग चिन्ह निकालना चाहते हैं, भेजा गया था देखने के लिए, दोनों बड़ा को कहा गया था कि जाओ तुम संसार में देख करके आओ कि तुमको किस तरह का आदमी दिखाई दे रहा है। दुर्योधन पूरा संसार घुमा, उसको बढ़िया आदमी कहीं दिखाइए नहीं दिया। युधिष्ठिर गया तो उसको कहीं खराब आदमी दिखाइए नहीं दिया। मतलब ये बताता है नेचर कि आप जिस तरह से देखना चाहते उसी तरह की दुनिया है। अगर अच्छे देखेंगे तो अच्छे है, खराब देखेंगे तो खराब है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर होगा निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ करके 2 से भगा दे दीजिए भाई, 20 10 30 बराबर 15 हो गया। 2 से भगा दे 15। चलिएगा तो हो गया क्या? 10 जोड़ 20 ये बटा 2 यानी 30 बटा 2 बराबर हो गया 15। अगर कहीं भी वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, चलिए आगे। किसी भी आंकड़ा का अगर आप माध्यक निकालना चाहते हैं, माध्यिका निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको या तो बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे। और जब बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिख देते, देखिए कि ये है क्या, सम है कि विषम है। n बराबर सम आ रहा है या कि विषम आ रहा है, n बराबर विषम आ रहा है। तब देखिएगा क्या होगा। अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो बीच वाला संख्या हो जाएगा। m बराबर विषम है तो बीच वाला, m बराबर विषम है तो क्या होगा? बीच वाला।
इसका माध्यक 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर यही सम रहता, यही क्या रहता? सम रहता। जैसे सपोज डेट मान लीजिए 2 4 6 2 4 6 8 10 10 12 1 2 3 4 5 6, तो फिर क्या होता? ये बीच वाले को जोड़ करके 2 से भागा दे देते। बीच वाले को जोड़ करके क्या कर देते हम लोग? 2 से भागा देते। 8 6 14 14 हमें 2 से भागा देंगे, वैल्यू कितना आएगा? 7। 7 ही हमारा माध्यक हो जाएगा। कब? जब सम रहेगा तब। देखिएगा, इसका सीधा सपाटा फंडा है कि अगर किसी भी संख्या का माध्यक निकालना चाहते हैं तो अगर सम है तो दोनों बीच वाले को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए। अगर विषम है तो सीधे बीच वाला को उठा करके रख दीजिए। लेकिन पहले आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जरूर लिखना पड़ेगा।